हमें मॉडर्न हिस्ट्री देखनी है या आधुनिक भारत ना, तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये टॉपिक है हमारा, जो 1757 से शुरू होता है 1947 तक चलता है। ये तो आधुनिक भारत का इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से। ठीक, तो ये तो हमें पता ही है कि 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो पूरे भारत पर क्या होता है, पूरे भारत का क्या होता है, सम्राट होता है, या फिर मुगल काल में क्या होता है, अंतिम मजबूत शासक के रूप में ये शासन करता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल काल में जो शासक आए मुगल, वो कमजोर शासक हुए या कमजोर उत्तराधिकारी हुए। तो इस शासनकाल में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य भारत में बनने लगे। ये राज्य क्या होने लगे, स्वतंत्र टाइप से होने लगे। इन्हीं राज्यों में से एक राज्य था बंगाल, बंगाल। और इस समय जो बंगाल था ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसमें आज का पश्चिम बंगाल शामिल होता था, आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम का कुछ क्षेत्र, बिहार और उड़ीसा, इसका एरिया क्या था, बंगाल में शामिल था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य इस समय था। तो मुगल काल में क्या होता था, मुगल काल में जो बंगाल था, बंगाल में एक नवाब नियुक्त किया जाता था। मुगल काल में बंगाल में एक नवाब नियुक्त किया जाता था, जो बंगाल में क्या करता था, वहां का शासन देखता था। जो टैक्स कलेक्शन होता था, वो टैक्स कलेक्शन मुगल सम्राट को भेज देता था। तो इस समय जो बंगाल का या जो कहे जाए कि बंगाल का जो पहला नवाब बना था, वो बना था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां, ये बंगाल का पहला नवाब बना। अब इसके बाद मुर्शीद कुली खां और मुर्शीद कुली खां के उत्तराधिकारियों के दौरान या उत्तराधिकारियों के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, बंगाल एक संपन्न राज्य बन गया। बंगाल एक क्या बन गया, संपन्न राज्य बन गया। इसके बाद जो नवाब आता है वो आता है शुजाउद्दीन, और इसके बाद जो आता है वो आता है सरफराज। तो पहले कौन आता है, मुर्शीद कुली खां, फिर आता है शुजाउद्दीन, फिर आता है सरफराज, और इसके बाद आता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अलीवर्दी खां के बाद नवाब बनता है सिराज उद दौला। ये नवाब बनता है। सिराज के बाद बनता है मीर जाफर, और फिर मीर जाफर के बाद बनता है मीर कासिम, और फिर मीर कासिम के बाद फिर से बन जाता है मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय फिर से कौन बन जाता है, मीर जाफर बन जाता है। अंत में मीर जाफर के बाद इसके पुत्र को बनाया जाता है, जिसका नाम था नजम उद दौला। ये नवाब बनता है। और बंगाल का जो अंतिम नवाब था वो था मुबारक उद दौला। ये बंगाल का अंतिम नवाब था। तो पहला नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां और इसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बंगाल क्या हो गया था, संपन्न राज्य बन गया था। और बंगाल जब संपन्न राज्य बना तो बंगाल क्या था, पूरे भारत में एक अलग से दिखाई देने लगा। या फिर कहें कि बंगाल एक मजबूत और संपन्न व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र के रूप में उभरा। बंगाल जो था, बंगाल यहाँ पर जो बंगाली खाली से जुड़ा हुआ था इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो नदियां थी वो नदियां भी क्या थी, बंगाल में थी। इसलिए बंगाल का क्षेत्र कैसा था, उर्वर था। बंगाल का क्षेत्र कैसा था, उर्वर था, उपजाऊ क्षेत्र था, और इसके साथ व्यापार इसका क्या था, संपन्न व्यापार था। इस कारण क्या हुआ, बंगाल धीरे धीरे एक संपन्न राज्य बन गया। 1757 में एक युद्ध होता है, पलासी का युद्ध, जो होता है सिराज उद दौला के बीच में और कंपनी के बीच में। 1756 में सिराज बनता है नवाब बंगाल का। सिराज अलीवर्दी खां का नाती था, और ये क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। जब सिराज बंगाल का नवाब बनता है तो सिराज में और ईस्ट इंडिया कंपनी में मतभेद हो जाते हैं। तो इस कारण पर क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं पलासी का युद्ध। इस युद्ध के जो कारण थे, उन कारणों में बहुत सारे कारण ऐसे थे, जैसे कि जब सिराज बंगाल का नवाब बना, अगर इसके कारण देखे जाए तो जब सिराज बंगाल का नवाब बना
तो सिराज को कंपनी ने ना तो उपहार दिया और ना ही इसको कोई महत्व दिया। ये दूसरा, इस समय जो सिराज जब नवाब बना तो इस समय एक व्यवस्था चलती थी दस्तक। इसको कहते थे फ्री पास। ये जारी किया था फर्रुखसियन ने, दस्तक को जारी किया था फर्रुखसियन ने 1717 के आसपास जारी किया था। इसका कार्य यह था कि जिसके पास ये फ्री पास होगा उसको चुंगी वगैरह कर नहीं देने पड़ेंगे। अगर उस किसी व्यक्ति का माल भारत में आता है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है और जिस माल जाता है तो यहाँ पर उनको चुंगी कर देने पड़ते थे, चुंगी कर। लेकिन अगर जिसके पास दस्तक है तो उस पर ये टैक्स नहीं लगता था। इस कारण क्या होता था, उनका जो माल था वो कम, यानी उनके माल में महंगाई क्या होती थी, कम होती थी, इसलिए उनके माल की लागत क्या होती थी, कम, जिससे उनका माल सस्ता बिकता था। अब यहाँ पर ये होगा जैसे कि एक्स एक व्यापारी है, इसने माल मंगाया 100 रुपए का और ये आगे जाता है तो फिर 10 रुपए लग जाती है चुंगी और फिर 10 लग जाती है, तो इसका माल हुआ टोटल 120 का, 120 का। जबकि एक अंग्रेज अधिकारी है या कंपनी है और कंपनी ने माल मंगाया 100 का, उसको ना तो चुंगी देनी पड़ रही है ना ही और टैक्स यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, इसलिए उसकी वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपए। तो वो कितने में बेचेगा, 110 में, और ये कितने में बेचेगा, 130 में, 10 रुपए प्रॉफिट लेकर। माल किसका बिकेगा, कंपनी का। तो धीरे धीरे क्या हुए, इससे दस्तक से क्या हो रहे थे, भारतीय व्यापारी थे वो मार्केट से बाहर होते जा रहे थे, तो इसका दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा था। तो इसके दुरुपयोग ने क्या किया, बंगाल के व्यापार को क्या किया, दुष्प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक बाजार था कासिम बाजार। जब नवाब ने कासिम बाजार के निरीक्षण की बात की तो कंपनी और उसमें क्या हो गया, विवाद हो गया और निरीक्षण की मना कर दी गई। और एक और यहाँ पर था कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला था, ये फोर्ट विलियम की चार दीवारी की जा रही थी अंग्रेजी कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम की चार दीवारी की जा रही थी, जिससे क्या हुआ, नवाब ने ये कहा कि ये आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और आपको चार दीवारी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कंपनी मानी नहीं, कंपनी लगातार क्या करती रही, चार दीवारी करती रही, जिससे क्या हुआ, विवाद हुआ। एक रीजन और था, एक रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के विरोधियों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नवाब के विरोधी थे ना, नवाब के विरोधियों से लगातार संपर्क में थी और उनके विरोधियों को अपने पास कर रही थी, या फिर नवाब के विरोधी से मिलकर षड्यंत्र कर रही थी कंपनी, क्या कर रही थी, षड्यंत्र कर रही थी। तो इन कारणों से क्या होगा, इन कारणों से नवाब और कंपनी में, बंगाल के नवाब और कंपनी में क्या होगा, मतभेद हो गए, और जिसका परिणाम ये होगा कि 20-21 जून 1756 को, या इसके कुछ समय पहले क्या हुआ, एक छोटी सी झड़प हुई और कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया गया। वहां से कुछ व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और सब व्यक्तियों को क्या कर दिया, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और जब अगले दिन इस कमरे को खोला, यानी 20 और 21 जून की तारीख को इस कमरे को खोला, तो इसमें से मात्र कुछ ही व्यक्ति जिंदा बचे थे, जिनमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल ने ये सारी घटना कहाँ बताई, ब्रिटेन में बताई। और इस घटना में क्या हुआ कि बहुत सारे व्यक्ति क्या कर दिया, इसमें बंद कर दिए गए। जब सुबह खोला गया अगले दिन 20 को बंद किया और 21 को जब खोला तो उसमें से मात्र 21 व्यक्ति क्या बचे, जिंदा बचे, जिनमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। और हॉलवेल ने यही घटना कहाँ बताई, ब्रिटेन की संसद में बताई। तो वहां से इस घटना को सुना गया और फिर वहां से रिटेलिएट किया गया। तो 20-21 जून को जो ये घटना हुई, जो एक कमरे में बंद किया गया, इसको कहते हैं कालकोठरी की घटना, कालकोठरी की घटना, या फिर इसको कहते हैं ब्लैक होल की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको कहा जाता है। ये हुई थी 1756 में। फिर इसके एक साल बाद हुआ युद्ध पलासी का, 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ तो था बंगाल और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ था बंगाल और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें बंगाल की तरफ से था नवाब सिराज उद्दौला, और नवाब के साथ जो दो व्यक्ति थे, एक तो मीरमदान था और एक था मोहनलाल एक कश्मीरी व्यक्ति था जो नवाब के साथ बहुत ज्यादा, जिसके नवाब के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और प्रधानमंत्री की भांति कार्य करने लगा था। तो 23 जून 1757 को युद्ध हुआ पलासी का। 23 जून 1757 को एक युद्ध हुआ जिसको कहा गया पलासी का युद्ध। इसमें एक तरफ तो था बंगाल और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल की तरफ से यहाँ पर
तो पहले नवाब था, नवाब के साथ जो साथी थे उन साथी का नाम था मीर मदान और मोहनलाल। मोहनलाल। यहां पर एक और था मीर जाफर, सेनापति मीर जाफर। और कंपनी की तरफ से जो व्यक्ति था सेनापति वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या हुआ, कंपनी ने मीर जाफर को तो पहले ही अपने पक्ष में ला लिया था षड्यंत्र करके, और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल तो दोनों युद्ध करते हुए मारे गए, और मीर जाफर क्या हुआ, मैदान छोड़ के भाग गया। जब मीर जाफर मैदान छोड़कर भागा तो सेना हो गई तितरबितर, या फिर सेना अव्यवस्थित हो गई, अनियंत्रित हो गई, जिसको देखकर नवाब क्या हुआ, किले की ओर भागा। बाद में इसको पकड़ लिया गया और नवाब की हत्या कर दी गई। नवाब की हत्या कर दी गई। इससे क्या हुआ कि जैसे नवाब की हत्या हुई वैसे ही बंगाल पर अधिकार एक प्रकार से होगा किसका, कंपनी का। तो फिर कंपनी ने क्या किया, बंगाल का जो नवाब बनाया सिराजुद्दौला के बाद, सिराजुद्दौला के बाद बनाया, वो बना दिया मीर जाफर को। मीर जाफर को नवाब बना दिया। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर नृप निर्माता की भूमिका में आ गई, या फिर हम कहें किंग मेकर, किंग मेकर की भूमिका में आ गई। अब मीर जाफर को इस तरह से प्रयोग किया गया कि जितना भी धन था बंगाल का वो सारा का सारा धन कहां चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। मीर जाफर ने नवाब बनने, या कंपनी जब मीर जाफर को नवाब बनाया तो मीर जाफर ने कंपनी को बहुत धन दिया, बहुत ज्यादा पैसा कंपनी को दिया। और एक जिला है बंगाल में जिसको कहते हैं 24 परगना। 24 परगना, इस 24 परगना को क्या कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया गया। इसको हम कहते हैं, इसको इतिहासकारों ने कहा है कि रॉबर्ट क्लाइव की वास्तविक या खुद की जागीर, या उसकी व्यक्तिगत जागीर। मीर जाफर से ने कंपनी को इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, या फिर कहीं कंपनी ने मीर जाफर से इतना पैसा लिया कि मीर जाफर और बंगाल कैसा होगा, एक प्रकार से इसका राजकोष पूरा का पूरा खाली हो गया। मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में कहा जाता है क्लाइव का गीदड़। मुर्शिदाबाद में इसको क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। क्लाइव का गीदड़, इसको किसको कहते हैं, मीर जाफर को। और मीर जाफर ने 24 परगना किसको दिया था, रॉबर्ट क्लाइव को। ये उसकी व्यक्तिगत जागीर थी। यहाँ से जो इनकम प्राप्त होती थी, जो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता था, वो रेवेन्यू सीधा का सीधा कहाँ जाता था, रॉबर्ट क्लाइव के अकाउंट में, या फिर रॉबर्ट क्लाइव के पास जाता था। उसकी व्यक्तिगत जागीर थी। तो ये तो मीर जाफर क्या हुआ, अंत में परेशान हो गया, पूरा का पूरा पैसा जब अंग्रेजों को दे दिया गया और ये परेशान हुआ, इसने क्या किया, मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी, और अब बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। तो मीर जाफर क्या हो गया, पूरी तरह से परेशान हो गया अंग्रेजों से। यानी इसने क्या किया था, जब ये नवाब बना तो इसने नवाब बनने की खुशी में क्या किया, अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया। भाई एग्रीमेंट पहले हो गया था ना, प्लासी के पहले, कि हम सिराज को हराएंगे, आप हमारा साथ देना और आपको नवाब बना देंगे। जब उसको नवाब बनाया तो इससे पैसा मांगा गया, और एक व्यक्ति था ल्यूक स्क्रॉप्टन, इसको प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के दरबार में नियुक्त कर दिया गया, नवाब के दरबार में। इसका काम ये था कि अगर नवाब कोई षड्यंत्र करता है तो उस पर नजर रखना। नवाब पर क्या रखना, नजर रखना ना, नवाब पर क्या करना, नजर रखना, कि भाई नवाब क्या करेगा। नवाब अगर कोई गतिविधि कर रहा है कंपनी के विरुद्ध तो उसकी जानकारी तो किसको दे दो, कंपनी को दे दो, जिससे नवाब क्या करे, जिससे कंपनी क्या हो जाए, तैयार हो जाए नवाब से लड़ने के लिए, या फिर नवाब की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। तो ल्यूक स्क्रॉप्टन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसको नवाब के दरबार में नियुक्त किया गया। इसके बाद जब मीर जाफर नवाब बनता है तो कंपनी ने उसको क्या किया, पूरी तरह से लूट लिया, एक सोने की बोरी की तरह यूज किया, और जब पैसों की आवश्यकता हुई तब उसमें हाथ डाला और पैसा निकाला। कहा जाता है कि मीर जाफर ने इतना पैसा दिया कि बंगाल में जो नवाब था, जो मीर जाफर था, उसको अपने महल के बर्तन भी बेचने पड़े, सोने चांदी के उस समय होते थे। तो पूरी की तरह से क्या हो गया, नवाब खाली था, कंगाल था। तो नवाब ने अंत में क्या किया, मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी, मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी, और अब नवाब बनता है बंगाल का कौन, मीर कासिम। इसके बाद बनता है मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब। अब जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो सबसे पहले एक काम करता है, ये सोचता है कि अगर हमें बंगाल को सक्षम बनाना है तो हमें अंग्रेजों के हस्तक्षेप से पहले बाहर होना होगा।
तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। इसने सबसे पहले क्या किया, अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली, और राजधानी इसने परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले गया। इसने अपनी राजधानी क्या की, परिवर्तन की, जो कहां से कहां कर दी, जो पहले मुर्शिदाबाद थी ना उसको अब बना दिया क्या, मुंगेर। तो राजधानी परिवर्तन किसने किया, बंगाल की राजधानी के परिवर्तन मीर कासिम ने। दूसरी बात, इसने क्या किया, इसने पैसा तो इनके पास था ही नहीं वैसे ही, क्योंकि मीर जाफर सब लौटा चुका था। तो इसने क्या किया, इसने छटनी शुरू कर दी, अधिकारियों की छटनी शुरू कर दी। इसने सरकारी खर्च में कटौती की, सरकारी खर्च में कटौती की, और क्या कर दिया, छटनी शुरू कर दी अधिकारियों की। ऐसे अधिकारी जो काम के नहीं थे उनको क्या कर दिया, उनको नौकरी से बाहर कर दिया, और सरकारी खर्च में कटौती की। साथ ही साथ ऐसे जमींदार जो बंगाल में फैली अव्यवस्था के दौरान जिन्होंने टैक्स कलेक्शन किया था और जो हिसाब नहीं दे रहे थे, उनसे हिसाब मांगा। भाई जब सिराज नवाब बना और सिराज के बाद मीर जाफर बनता है, तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ 3-4 साल में, कि जो जमींदार थे उन जमींदार हिसाब नहीं दे रहे थे, उन्होंने हिसाब दिया ही नहीं था। और जब मीर कासिम जब नवाब बना तो इसने उन जमींदारों से हिसाब मांगा, तो भैया हिसाब दो, किसका, टैक्स कलेक्शन का। जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसका हमें क्या चाहिए, हिसाब चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे कि हम टैक्स कलेक्शन का हिसाब देंगे नहीं। तो इसने क्या किया, एक बिहार का सूबेदार था, बिहार का सूबेदार था, इसका नाम था राम नारायण। बिहार का सूबेदार था राम नारायण, इसको फांसी दे दी। जब इसको फांसी दी तो फिर सारे जमींदार ने क्या कर दिया, सूबेदारों ने अपना हिसाब किताब उसको दे दिया। इसने क्या किया, इसने तोप का और तोड़ेदार बंदूक का कारखाना भी लगाया, कारखाना भी इसने लगाया। भाई इसलिए लगाया कि पहले जो सेना थी उसके पास तलवार वगैरह थी, लेकिन अंग्रेजों के पास क्या थे, हथियार थे, और भारतीय सेना के पास, बंगाल की सेना के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया कि हम तोप और तोड़ेदार बंदूक का कारखाना लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी सेना यूरोपीय सेना के क्या हो जाएगी, यूरोपीय पद्धति के आधार पर विकसित हो जाएगी। और इसने सेना को यूरोपीय पद्धति पर विकसित करने के लिए इसने गुरगन खां, एक व्यक्ति था गुरगन खां, जो आर्मेनियाई था, उसको नियुक्त किया। जो आर्मेनियाई था उसको क्या किया, नियुक्त किया। अर्थात इसने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और अपनी सेना को यूरोपीय सेना के समकक्ष बनाने के लिए या उसके बराबर लाने के लिए यूरोपीय पद्धति पर सेना को विकसित करने का काम किया, और जो सौंपा किसे, गुरगन खां को। और गुरगन खां क्या था, एक आर्मेनियाई व्यक्ति था। ये काम इसने लगातार किए। अब क्या हुआ, जैसे ही ये काम हुए वैसे ही कंपनी में और इसमें नवाब में, किस नवाब में, इसमें मीर कासिम में विवाद होना शुरू हो गया। और जब विवाद शुरू हुआ तो इसके पहले ही कुछ युद्ध लड़ चुके थे, इसके पहले ही छोटे छोटे युद्ध हो चुके थे। इसमें से क्या हुआ, एक कारवा का युद्ध हुआ था 1763 में, जिसमें मीर कासिम को एडम्स ने हरा दिया था, और मीर कासिम क्या हो गया था, अपनी गद्दी से उसको अलग कर दिया था। तो 1773 में एक युद्ध हुआ था कारवा, 63 में 1763 में एक कारवा का युद्ध हुआ, और इस कारवा के युद्ध में क्या हुआ, एडम्स ने किसको हरा दिया, मीर कासिम को, और मीर कासिम को क्या हो गया, गद्दी से अलग कर दिया गया। अब मीर कासिम ने एक अलायंस बनाया या फिर एक संघ बनाया, या लोगों को जोड़कर क्या किया, एक अपना पक्ष बनाया। इसमें इसने क्या किया, सबसे पहले तो इसने जोड़ा अवध की नवाब को, अवध का नवाब, जिसका नाम क्या था, शुजा-उद-दौला। इसको जोड़ा अपने साथ। दूसरा, इसने इस समय जो मुगल शासक था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, इसको भी अपने साथ जोड़ा। और तीसरा ये खुद था ही, यानी मीर कासिम था ही, जो क्या था, बंगाल का नवाब ये था। तो इन तीन लोगों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा, जो हुआ 1764 में, जिसको हम कहते हैं क्या, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के कारण में ये कारण थे
ये अपने आप को मजबूत कर रहा था। अंग्रेजी सरकार देख रही थी, जो कंपनी देख रही थी कि अगर ये मजबूत हो जाएगा तो बंगाल तो निकल जाएगा हाथ से, बंगाल क्या होगा हाथ से निकल जाएगा। और इसी समय क्या हुआ था, अमेरिका में स्वतंत्रता की आजादी चल रही थी या स्वतंत्रता की मांग चल रही थी वहां पर, तो ये नहीं चाहते थे कि भारत को छोड़ा जाए किसी भी कंडीशन में। तो इन्होंने क्या किया कि पहले बंगाल जीता, हालांकि बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन उन्होंने नहीं किया, ये खुद गद्दी पर नहीं बैठे, गद्दी पर बैठाया मीर जाफर को, इसलिए बैठाला कि अगर हम गद्दी पर बैठ जाएंगे या कंपनी गद्दी पर बैठ जाएगी तो बंगाल के नवाब, बंगाल की जनता विद्रोह कर देगी, हमें बंगाल छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, ये लोग भारतीय के माध्यम से क्या करना चाहते, भारतीय के माध्यम से पपेट्स राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने किया, मीर जाफर को बना दिया, और फिर मीर जाफर क्या करता है, जो भी इनके काम होते हैं वो सब काम उससे कराया जाता है। तो 1764 तक आते आते एक माहौल बन चुका किसका, बक्सर के युद्ध का। इन सब कारणों से बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध को क्या हुआ, एक माहौल बना, या फिर बक्सर के युद्ध का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। तो मीर जाफर जो था, इन तीनों के बीच में और कंपनी के बीच में, इन तीनों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ, जो हुआ 1764 में, बक्सर नामक जगह जो बिहार में है, बक्सर में एक युद्ध हुआ जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था इस समय वो था हेक्टर मुंडो, हेक्टर मुंडो। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था, यहां पर क्या था, हेक्टर मुंडो। इसने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन तीनों की सेना, मिलीजुली सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति ने क्या किया, इन तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। और अब क्या हो गया, बंगाल हार गया, फिर से हार गया बंगाल, अवध वाला क्षेत्र हार गया और दिल्ली हार गया। तो अब कंपनी का क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। पहले तो कंपनी ने क्या किया, 1757 के प्लासी के युद्ध में तो केवल बंगाल ही जीता था, लेकिन अब क्या किया, बिहार वाला क्षेत्र जीत लिया और दिल्ली वाला क्षेत्र जीत लिया, भाई तीनों हार गए ना। यहाँ पर अवध का नवाब भी हार गया, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी हार गया और मीर कासिम भी हार गया। तो ये तीनों क्षेत्र क्या होगा, कंपनी के पास एक प्रकार से चले गए। तो बक्सर का युद्ध ऐसा वास्तविक युद्ध था जिसमें क्या हुआ, कंपनी का आधिपत्य स्थापित हो गया भारत में, जबकि जो प्लासी का था वो एक प्रकार की झड़प थी, या फिर जो उसके अधिकारी थे नवाब के, सिराजुद्दौला के, उन्होंने नवाब को क्या कर दिया, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और जब युद्ध हुआ ही नहीं, एक दो दिन का क्या हो गया, युद्ध खत्म हो गया और नवाब को मार दिया गया, जबकि युद्ध क्या हुआ था, लंबा चला था। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, कंपनी बक्सर के युद्ध जीत लेती है, फिर इस क्षेत्र पर राज करने के लिए क्या करती है, द्वैध शासन लागू करती है। तो इस युद्ध में हारा कौन, बक्सर का नवाब। अब बक्सर का नवाब जैसे ही हार, वो क्या नाम, बंगाल का नवाब जैसे ही हारता है और तीन शासक ये तीनों हार जाते हैं, तो फिर क्या होता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को, फिर से मीर जाफर को फिर से क्या होता है, बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर फिर से बनता है बंगाल का नवाब। मीर जाफर क्या होता है, बक्सर के युद्ध के बाद फिर से बनता है बंगाल का नवाब। अब 1764 में युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब क्या बन गया, मीर जाफर बन गया। फिर 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में चलता है द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन लगाया जाता है, द्वैध शासन ये लगाया जाता है। बंगाल में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं लियो कार्टिस। लियो कार्टिस क्या थे, द्वैध शासन के जनक। किसके जनक थे, द्वैध शासन के जनक। आगे चल के 1772 में क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, द्वैध शासन समाप्त करता है। वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन को समाप्त करता है, जबकि जनक कौन था, लियो कार्टिस। 1765-1772 तक बंगाल में ये चला। इस दौरान बंगाल में खुली लूट मचा दी, खुली लूट, जिसको जहां से जो मिल रहा था वो क्या कर रहा था, ले रहा था। रॉबर्ट क्लाइव खुद कहता है, कॉर्नवालिस खुद कहता है कि ऐसी बेशर्म लूट कभी हुई नहीं, ना तो किसी देश में देखी गई और ना ही कहीं हुई है जैसी बंगाल में हुई है। दोनों कहते हैं, कॉर्नवालिस भी कहता है, रॉबर्ट क्लाइव भी कहते हैं। तो द्वैध शासन क्या है, पहले तो बात ये भाई आखिर द्वैध शासन है क्या, जिसके जनक लियो कार्टिस को माना जाता है, और खत्म जिसको किया था किसने बाद में, वारेन हेस्टिंग्स ने। तो द्वैध शासन समझने के लिए हमें पहले मुगल शासन की थोड़ी सी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। मुगल शासन काल में दो अधिकारी होते थे, एक होता था दीवानी, राज्य में जो अधिकारी होते थे, एक होता था दीवानी और एक होता था निजामत। निजामत ये दो अधिकारी ये राज्य में होते थे।
जो मुगल शासक, मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में जो राज्य थे, इन राज्य में 2 अधिकारी होते थे, एक होता था दीवानी और एक होता था निजामत। दीवानी अधिकारी का काम होता था कलेक्शन करना, टैक्स का, और निजामत का कार्य होता था सेना व्यवस्था को देखना, पुलिस व्यवस्था को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना, मेंटेन करना, और इसका काम होता था टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन, और इसका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर इसको कह सकते कि वर्तमान में ये कलेक्टर, ये एसपी टाइप में, ये कह सकते था। तो दीवानी और निजामत ये तो अलग अलग होते थे। और मुगल काल में क्या होता था कि इन दोनों की नियुक्ति का अधिकार होता था मुगल शासक को। तो मुगल शासक इन दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त करता था। तो यहाँ पर एक्स को कर दिया यहाँ पर नियुक्त, वाई को कर दिया यहाँ पर नियुक्त, और ये दोनों जिम्मेदार थे मुगल अधिकारी के, मुगल सरकार के प्रति, यानी मुगल सम्राट के प्रति ये क्या थे, मुगल शासक के प्रति क्या थे, उत्तरदायी थे। और एक प्रकार से ये दोनों एक दूसरे पर क्या रखते थे, नजर रखते थे कि ये लोग क्या ना करें, करप्शन ना करें, कोई गलत कार्य ना करें। तो इस प्रकार से शासन राज्य का ईमानदारी से चलता था। अब कंपनी ने क्या किया, 1765 में कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद की 2 संधि की। 1765 में कंपनी ने क्या की, इलाहाबाद की 2 संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि और यहां पर इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो 12 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की प्रथम संधि और 16 अगस्त 1765 को ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि या फिर दूसरी संधि ये हुई। अब क्या हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने दीवानी और निजामत के दोनों अधिकार खरीद लिए। पहली और दूसरी संधि से क्या किया, कंपनी ने दीवानी अधिकार खरीद लिए और निजामत के अधिकार खरीद लिए, जिससे कंपनी के पास क्या होगा, दोनों अधिकार पहुंच गए। अब ये दोनों अधिकार कंपनी के पास पहुंचे, दोनों अधिकार कहां पहुंचे, कंपनी के पास पहुंचे। तो पहली जो संधि हुई थी ना, ये हुई थी मुगल शासक से, मुगल शासक से। ये पहली संधि किससे हुई, मुगल शासक से हुई। और जो दूसरी कंपनी थी ना, वो दूसरी कंपनी यहाँ पर दूसरी जो संधि की थी, वो दूसरी संधि की गई अवध के नवाब से, अवध के नवाब से। और अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला था। और मुगल शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय क्या था, मुगल शासक था। और अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। अब इनसे क्या हुई संधि में, इन दोनों संधि में क्या हुआ, इन्होंने दीवानी के अधिकार खरीद लिए और निजामत के खरीद लिए। अभी तो पहले क्या हो रहा था, ये दोनों अधिकारी अलग अलग थे और इनकी नियुक्ति कौन करता था, इन दोनों की नियुक्ति करता था मुगल सम्राट। मुगल सम्राट जो था वो क्या करता था, नियुक्ति करता था। और ये दोनों व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी थे, मुगल सम्राट के प्रति। और ये दोनों एक दूसरे पर नजर रखते थे। तो करप्शन का यहाँ पर माहौल था ही नहीं, या इनको अवसर मिला ही नहीं। लेकिन जैसे ही कंपनी ने दोनों अधिकार खरीदे, दीवानी के निजामत के, अब ये दोनों अधिकार पहुंचेगा एक ही व्यक्ति के पास, यानी एक ही अधिकारी के पास, जो कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसने क्या किया, उसने निजामत यानी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और सेना के माध्यम से क्या किया, टैक्स कलेक्शन का काम ऐसा कर दिया कि पूरे बंगाल को क्या हो गया, निचोड़ लिया गया, शोषण उसका कर दिया गया। और इन 7-8 साल बंगाल क्या हो गया, बंगाल को पूरे के पूरे बंगाल का सर्वनाश हो गया। फिर बंगाल एक कंगाल राज्य के रूप में सामने आ गया। एक समय बंगाल क्या था कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में आता था, और अब क्या होगा, बंगाल एक दरिद्र प्रदेश बन गया। जो बंगाल था वो कैसा बन गया, कंगाल बन गया इस द्वंद्व शासन के बाद। जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव खुद कहता है, रॉबर्ट क्लाइव खुद ये कहता है कि ना तो मैंने ऐसा शासन कहीं देखा है और ना ही कभी पहले सुना है। जिस शासन में क्या हुआ, जिस द्वैध शासन में क्या हुआ, इस द्वैध शासन में पूरी की तरह से बंगाल को क्या कर दिया, ये अनैतिक था बंगाल को लूटना। ऐसे ही कॉर्नवालिस कहता है, कॉर्नवालिस ये कहता है कि बंगाल, इंग्लैंड की संसद में इसने ये कहा था कि द्वैध शासन जो है, कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिस सरकार ने कहीं ऐसा कार्य किया हो जैसा बंगाल में हुआ है। ऐसा कार्य विश्व में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, सरकार ने ऐसा काम
कहीं किया हो, द्वैत शासन जैसा काम किया हो, और द्वैत शासन में बंगाल को क्या कर लिया, पूरी तरह से लूट लिया। ये कैसा है, शर्मनाक है। ऐसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने भी कहा, रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि मैं खुद कहता हूं कि इस दौरान, द्वैत शासन के दौरान, बंगाल में भ्रष्टाचार, अराजकता, शोषण का ऐसा माहौल बना, ऐसा माहौल दुनिया में कहीं भी नहीं था। इन 7-8 साल में 1765 से 72 में क्या हो गया, 72 के बीच में बंगाल क्या हो गया, खत्म हो गया, फिर कंगाल प्रदेश एक प्रकार से बन गया। वारेन हेस्टिंग आता है, तो वारेन हेस्टिंग क्या करता है, द्वैत शासन को खत्म करता है। वारेन हेस्टिंग क्या करता है, द्वैत शासन को खत्म करता है। और वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, फिर इजारेदारी व्यवस्था लागू करता है। इजारेदारी व्यवस्था लागू करता है, जिसको कहते हैं फार्मिंग सिस्टम। इजारेदारी व्यवस्था ये क्या करता है, वारेन हेस्टिंग लागू करता है। इसको कहते हैं फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। फार्मिंग सिस्टम में क्या था कि जो सबसे अधिक बोली लगाता था किसी क्षेत्र की, ऐसे कोई मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है बंगाल का, इस बंगाल में टैक्स कलेक्शन का काम होना है, तो सरकार नहीं कर रही थी, इसलिए क्या किया वारेन हेस्टिंग्स ने, इसने इस क्षेत्र की बोली लगा दी। इसने ये कहा कि बंगाल में जो टैक्स कलेक्शन का काम होना है, इस टैक्स कलेक्शन, इस क्षेत्र को बांट दिया इसने 3-4 भागों में, और कह दिया जैसे ABCD है ऐसे कर दिया। और ये कहा कि कोई व्यक्ति जो इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसको यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का अधिकार दे दिया जाएगा, जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको। तो हम मान लेते हैं X आया, और X क्या करता है, एक क्षेत्र की बोली लगाता है। मान लो उसने लगाया कितना, 1 लाख रुपए, कि 1 लाख रुपए हम इसकी बोली लगाते हैं, नीलामी लगाते हैं, और 1 लाख में इसको मिल गया। इजारेदारी व्यवस्था यही थी। इसने ये कहा कि इजारेदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम ये है कि किसी ब्रिटिश क्षेत्र जो है, कोई जिला है या क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उसको वह क्षेत्र दे दिया जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, उससे टैक्स कलेक्शन करेगा। तो अगर X ने ए क्षेत्र खरीदा है 1 लाख रुपए में, तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि 1 लाख से अधिक प्राप्त हो, तो क्या करेगा, वो लक्ष्य बनाएगा 1.5 लाख रुपए क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख तो वो सरकार को दे ही चुका है, तो 1 लाख उसको वो निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है। तो 1.5 लाख रुपए जब यहाँ से निकालेगा तो क्या करेगा, किसानों का शोषण करेगा। जब किसानों का शोषण होगा तो क्या करेंगे, तो सीधी बात यहाँ पर ये थी कि इजारेदारी व्यवस्था या फार्मिंग सिस्टम जो व्यवस्था थी वो वार्षिक व्यवस्था थी, और यहाँ पर क्या होता था, बोली लगाई जाती थी, जिसको आगे चल के 5 वर्ष का कर दिया गया, जिसको आगे चल के जो रॉबर्ट क्लाइव के समय होता था वो क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग्स को 5 वर्ष का कर दिया कि ये 5 साल का होगा। पहले 1 साल का होता था क्लाइव के समय पे, लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चल के इसको 5 साल का कर दिया गया। तो ये व्यवस्था एक प्रकार से फेयर व्यवस्था दिखाई दी, क्योंकि लोग क्या करते थे, ऊंची बोली लगाकर खरीद लेते थे क्षेत्र को, लेकिन उतना कलेक्शन होता नहीं था उनके पास। कलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये क्या करते, शोषण करते थे, शोषण करते तो यहाँ पर क्या होते थे, अलग स्थिति दिखाई देती थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अंग्रेजी शासन ने क्या किया, अंग्रेजी शासन ने भारत में या भारत में क्या किया, 3 व्यवस्थाएं लागू की। किसकी, भू राजस्व की। भू राजस्व प्राप्त करने के लिए 3 पॉलिसियों को क्या किया, लागू किया। ये 3 पॉलिसियों को क्या किया, लागू किया। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस और यूरोप महाद्वीप में क्या होता था, फ्रांस में और ब्रिटेन में चलता था कॉम्पिटिशन एक प्रकार का। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां जो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटेन में, उसने कंपनी पर थोड़ा पैसा देना कम कर दिया। उसने कहा कि हमें अब पैसों की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे, देश में ही खर्च करेंगे, भारत में खर्च नहीं करेंगे एक प्रकार से। तो फिर यहाँ पर ये कहा गया कि भाई आप यहीं से पैसा जनरेट करो, यहीं से टैक्स जनरेट करो, कलेक्शन जनरेट करो, अपना खर्च निकालो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में भू राजस्व की 3 पॉलिसियां लागू की। भू राजस्व उस समय सबसे बड़ा क्या था, भू राजस्व था। भाई जो उत्पादन होता था उस उत्पादन पर प्राप्त जो आय होती थी वो क्या थी, भू राजस्व थी। तो भू राजस्व की यहाँ पर 3 पॉलिसी आई। पहली पॉलिसी अगर हम देखें तो पहली पॉलिसी आई स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरी व्यवस्था यहां पर आई, उसको कहते हैं रैयतवाड़ी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरी जो व्यवस्था यहां पर आई थी उसको कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था किसको कहते हैं? अब देखो इन तीन व्यवस्थाओं से क्या हुआ, ये तीन क्रम से आए और कुछ क्षेत्र पर ये लागू थी, कुछ पर ये थी, कुछ पर ये थी। यानी पूरे भारत पर एक ही व्यवस्था नहीं थी। पूरे भारत का मतलब है ऐसा क्षेत्र, भारत का ऐसा क्षेत्र जिस पर ब्रिटेन का अधिकार था। जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार था उतने क्षेत्र पर व्यवस्थाएं क्यों लागू हुई। स्थायी बंदोबस्त के जनक थे वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस क्या थे? स्थायी बंदोबस्त के जनक। ये आगे चले क्या करते हैं, दस्तक जो प्रथा होती ना, दस्तक जो फ्री पास वाला था जो फर्रुखसिया ने जारी किया था, फर्रुखसिया ने जारी किया और कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया, दस्तक को खत्म कर दिया था। तो इसके जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। किसके? स्थायी बंदोबस्त की, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें समय रखा गया 10 वर्ष का। दहसाला पद्धति ये थी, दहसाला पद्धति ये थी कि भाई हमें टैक्स हम आपसे लेंगे 10 साल का इकट्ठा और आगे 10 साल में जो उत्पादन होता है वो आपका, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप टैक्स एक बार में दे दो। ये दहसाला पद्धति थी। शुरू किया किसने? कॉर्नवालिस ने। ये कहां पर थी? ये थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मोटे तौर पर। और भी क्षेत्र थे लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये क्या थी, ज्यादा पॉपुलर थी, या फिर यहाँ पर इसका बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर आता था। तो इसमें ये था, इसमें उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी था और उत्तर प्रदेश के साथ थोड़ा उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र भी था। थोड़ा कर्नाटक का क्षेत्र था, उत्तरी वो भी इसमें शामिल था। तो ये क्षेत्र में क्या हुआ, ये व्यवस्थाएं हैं। इसमें ये कहा गया, इसमें जो एग्रीमेंट किया गया वो किसानों के साथ नहीं हुआ, वो एग्रीमेंट किया गया जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ किया गया। और ये कहा गया कि जमींदार जो कलेक्शन उगाएंगे, जो जमींदार जो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करेंगे, कुल उस टैक्स रेवेन्यू का 10वां हिस्सा या 11वां हिस्सा हम किसको देंगे? जमींदार को देंगे। तो जमींदार क्या करेगा? जमींदार अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन करने का काम करेगा। अगर वो 100 रुपए कलेक्शन कर रहा है तो उसको 10 मिलेगा या फिर 10 मिलेगा। अगर वो 150 कर रहा है तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। 200 कर रहा है तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो उसने कहा कि अधिक से अधिक कलेक्शन करेंगे तो अधिक से अधिक क्या होगा? हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो नवाब जो वो थे जमींदार, वो क्या कर रहे थे? किसानों का शोषण इस प्रकार से कर रहे थे। तो स्थायी बंदोबस्त जो दहसाला व्यवस्था थी और इसमें जमींदारों को 10वां या 11वां भाग दिया जाता था। जो कलेक्शन होता था उस कलेक्शन का 10वां या 11वां भाग देने की बात यहाँ पर थी। तो ये 3 जगह लागू थे। कहां पर लागू थी? बंगाल में। बंगाल इस समय बड़ा क्षेत्र था। बंगाल इस समय क्या था? बड़ा क्षेत्र था। बिहार वाला क्षेत्र था और ये उड़ीसा वाला क्षेत्र था। इन क्षेत्र में ये क्या थी? व्यवस्था लागू थी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी वाला क्षेत्र भी था और कर्नाटक वाला क्षेत्र भी, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र भी यहाँ पर था। तो इन यहाँ पर क्या हुई लागू? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में एक नियम आया, सनसेट का नियम, सूर्यास्त का नियम। सनसेट यानी सूर्यास्त का नियम यहाँ पर आया। सूर्यास्त का जो नियम था वो ऐसा नियम था कि अगर जमींदार इस तारीख को सूर्य डूबने तक अगर टैक्स का कलेक्शन नहीं करता है, टैक्स सरकार को नहीं देता है कलेक्शन करके, तो उसकी जमींदारी क्या होगी? जब्त कर ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। तो जमींदार था वो डरा रहता था हर समय कि ऐसा ना हो कि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं इस क्षेत्र में तो ऐसा ना हो कि कल के दिन हमारी जमींदारी चली जाए और हमारा पैसा क्या हो जाए? डूब जाए। तो ये जमींदार यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन करते थे ये यहाँ पर कृषि की व्यवस्थाएं नहीं बना पाए, जैसे नहरें खोदना, कुएं बनाना या तकाबीर देना, ये कोई काम उन्होंने नहीं किया। इससे कृषि क्या हो गई? लगातार पिछड़ती चली गई। भाई व्यवस्था ये की गई थी, अनुमान ये था कि जो जमींदार होंगे जो उनको 10वां या 11वां भाग प्राप्त होगा इसमें से वो इन्वेस्ट करेंगे वहां पर, उस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो उनका हिस्सा भी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो सूर्यास्त का नियम आया था ना, सनसेट का जो नियम आया था, इस सनसेट के नियम ने या सूर्यास्त के नियम ने जो जमींदार थे उनमें भय पैदा कर दिया। भय पैदा था जमींदारी जाने का। भय पैदा किसका था? जमींदारी जाने का। ये कहा गया
कि अगर आप इस तारीख के सूर्य डूबने से पहले अगर पैसा नहीं देते हो तो आपकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी, किसी और को बेच दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया, जमींदारों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया ही नहीं, जिससे क्या हुआ, उत्पादन लगातार कम होता चला गया। ये व्यवस्था की गई जमींदारों के साथ, ना कि किसानों के साथ। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो स्थायी बंद व्यवस्था, ये कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 19% हिस्से पर लागू था। कुल ब्रिटिश क्षेत्र के 19% हिस्से पर ये क्या था, लागू था कि जो कुल ब्रिटिश क्षेत्रफल था भारत का, यानी कि भारत में ब्रिटिश का इतना साम्राज्य था, उतने का 19% क्षेत्र पर ये क्या थी, लागू थी। ये व्यवस्था क्या थी, लागू थी। तो इस व्यवस्था ने क्या कर दिया, स्थायी बंदोबस्त ने जो सोचा था वो नहीं हुआ, और ये व्यवस्था कैसी हो गई, फेल हो गई। इसके बाद आई रैयत वाली व्यवस्था। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है जॉन सोर, एक व्यक्ति का नाम और आता है जिनका नाम है जॉन सोर। वो भी इसी व्यवस्था से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, इसी व्यवस्था से। आगे चल के इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया। इसके बाद आता है रैयत वाली व्यवस्था। रैयत वाली जो व्यवस्था थी, इसमें जमीन का मालिकाना हक दिया गया किसान को। किसको दिया गया, इसमें जमीन का मालिकाना हक किसे दिया गया, किसान को। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसान को दिया गया। किसान को दिया गया। और इसमें किसान के साथ एग्रीमेंट किया गया। किसके साथ, किसान के साथ, किसान के साथ। जबकि यहां पर किसके साथ था, जमींदार के साथ। और यहां पर किसके साथ हुआ, किसान के साथ। और इसके जो जन्मदाता थे ना, इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इसके जो जन्मदाता थे वो थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड। इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया था तमिलनाडु के 12 महल में। तमिलनाडु के 12 महल में क्या हुआ, इसको सबसे पहले लागू किया गया। इसके बाद इसको फैला दिया गया, या इसके बाद इसको क्या कर दिया गया, और इसको क्षेत्र में लागू कर दिया गया। तमिलनाडु के 12 महल में क्या हुई, यह व्यवस्था पहले लागू हुई। और इस व्यवस्था में ब्रिटिश साम्राज्य का 51% क्षेत्र आता था। ब्रिटिश साम्राज्य का 51% क्षेत्र आता था, जबकि स्थायी बंदोबस्त में ब्रिटिश साम्राज्य का 19% क्षेत्र आता था। और यहाँ पर कितना आता था, 51%। ये जो व्यवस्था थी, यहां पर आता था कितना, स्थायी बंदोबस्त में आता 19%, ध्यान रखना है। और ये जो व्यवस्था थी, यहां पर कितना आता था, 51%। कौन सा, ब्रिटिश साम्राज्य का। किसका, ब्रिटिश साम्राज्य का। अर्थात भारत के जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का अधिकार था, उतने के 51% पर यह था, 19 पर यह था। टोटल मिलाकर 70% व्यवस्था पर, 70% क्षेत्रफल पर ब्रिटेन के जो अधिकार था भारत में, उसके 70% क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त और रैयत वाली व्यवस्था क्या हुई, लागू हो गई। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्षेत्र आया, उस क्षेत्र में शामिल था हमारा, इसमें जो रैयत वाली व्यवस्था थी ना, इस रैयत वाली व्यवस्था में मद्रास पूरा, बंबई के कुछ हिस्से, इसमें पूरा मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूरा मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, कुछ हिस्सा असम का और कुछ हिस्सा पूर्वी बंगाल का। ये क्षेत्र इसमें क्या था, लागू था। यानी इतने क्षेत्र में ये व्यवस्था क्या थी, लागू थी। मोटे तौर पर अगर देखें तो इसमें मद्रास, बंबई का कुछ हिस्सा और असम का कुछ हिस्सा, और साथ ही साथ पूर्वी बंगाल का कुछ हिस्सा क्या था, यहाँ पर लागू था। तो दक्षिण भारत में जो व्यवस्था लागू थी वो कौन सी थी, रैयत वाली व्यवस्था लागू थी। असम, बंगाल या कुर्ग वाला कुछ क्षेत्र यहाँ पर क्या था, शामिल था। बंगाल कौन सा, पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र थोड़ा सा, और असम वाला क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र पूर्वी बंगाल को कह सकते हैं हम कि ये क्षेत्र यहाँ पर शामिल था। तो दक्षिण भारत में कौन व्यवस्था लागू थी, रैयत वाली। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में ये वाली व्यवस्था लागू थी, कौन सी, स्थायी बंदोबस्त। तो इसमें एग्रीमेंट किसानों के साथ हुआ, जमीन का मालिकाना हक दिया गया। थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड क्या थे, इसके जनक थे। इसमें जो रैयत वाली व्यवस्था थी, इसमें भूस्वामी होता था किसान, भूस्वामी होता था किसान। और जो उत्पादन होता था, उस उत्पादन का 55 से 33%, या फिर हम कहें 33 से 55% लगान के रूप में देना होता था।
55 से 33% क्या होता था, लगान के रूप में देना होता था। ये कि अगर आपने 100 क्विंटल उत्पादन किया तो आपको 33 या 55 के बीच में क्या करना होगा, लगान के रूप में कंपनी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। अब तीसरी जो व्यवस्था है महालवारी व्यवस्था, तीसरी आई महालवारी व्यवस्था। यहाँ पर एक दो नाम और आते हैं इसमें, एक नाम आता है गोल्ड स्मिथ का, गोल्ड स्मिथ, और एक नाम आता है बिंगेल। इन दोनों ने क्या किया, आगे चल के इस व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया, थोड़ा सुधार इसमें किया, जैसे कि यहाँ किया था जॉन सोर ने, वैसे यहाँ पर थोड़ा काम हुआ। तीसरी व्यवस्था थी महालवारी व्यवस्था। महालवारी व्यवस्था, ये जो व्यवस्था थी ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के 30% क्षेत्र पर लागू थी। कितने पर थी, 30% क्षेत्र पर क्या थी, लागू थी। भाई 19 पर ये हो गई, 51 पर ये हो गई 70%, तो बाकी बचा 30%, तो इसमें ये लागू थी। इसमें क्या हुआ, भू राजस्व का जो निर्धारण होता था ना, वो पूरा का पूरा एक महाल मान लिया था, गांव को या भू राजस्व वाले क्षेत्र को एक महाल मान लिया गया और वहां पर इसको लागू किया गया कि भाई यहाँ से व्यवस्था क्या होगी, हमें मिलेगी। और इस सीमा के अंदर जो मुखिया होता था, जो प्रतिनिधि होता था, उसके ऊपर क्या था, ये व्यवस्था थी कि वो क्या करेगा, हमें टैक्स कलेक्शन करके देगा। जैसे कोई क्षेत्र है उसको महाल मान लिया गया, वहां पर प्रतिनिधि बना दिया गया या मुखिया बना दिया, कहा गया भाई आप कलेक्शन करोगे, आप किसको दोगे, हमें कलेक्शन ये करके दोगे, ये व्यवस्था हुई। ये जो व्यवस्था लागू थी, जो महालवारी व्यवस्था लागू थी, इस महालवारी व्यवस्था में कुल क्षेत्रफल 30% था, जिसमें दक्कन के कुछ जिले थे, दक्कन के जिले थे, उत्तर भारत के थे, आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब। आगरा, अवध, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत यानी इस समय का मध्य प्रांत और पंजाब, ये क्षेत्र क्या थे, इसमें आते थे। अर्थात ये व्यवस्था यहां भी क्या थी, लागू थी, और मध्य प्रांत में भी क्या थी, लागू थी। अवध वाले क्षेत्र में लागू थी, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, आगरा वाले क्षेत्र में क्या थी, लागू थी, और ये वाला क्षेत्र भी क्या था, इसमें पंजाब वाला क्षेत्र भी क्या था, लागू था। तो यहाँ पर ये तीन व्यवस्था है। इन तीनों व्यवस्थाओं ने क्या कर दिया, इन तीनों व्यवस्थाओं ने क्या किया, अधिक से अधिक टैक्स कलेक्शन करने का काम किया, जिससे शोषण हुआ। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर था वो क्या होगा, बैक हो गया, यानी बैकग्राउंड में चला, पीछे चला गया, धकेल दिया गया। तो इन तीनों व्यवस्थाओं ने क्या किया, जमकर लूटा, जमकर लूटा। तो ये तीन भू राजस्व व्यवस्थाएं क्या की, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी अधिकारियों ने लागू की थी। पहली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरी रेगतवारी सेटलमेंट, और तीसरी मालवारी सेटलमेंट, ये व्यवस्थाएं थी। इन तीनों में डिफरेंस केवल यही है कि बंदोबस्त किसने किया था, कानवालिस ने, 10 साल यानी 10 वर्ष के लिए था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर था, और जमींदारों के साथ किया गया। जबकि रेगतवारी में एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ। और महालवारी में क्या हुआ, एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया, जो एक महल का क्षेत्र होता था, या एक क्षेत्र बना दिया गया, और उस क्षेत्र को नाम दिया गया महल का, और वहां पर एक प्रतिनिधि बना दिया गया, मुखिया बना दिया गया। वही ये व्यक्ति क्या करेगा, टैक्स कलेक्शन करके हमें देगा। तो ये क्षेत्र इस प्रकार से क्या हुआ, शोषण का काम यहाँ पर हुआ कि तीनों की तीनों व्यवस्थाएं फेल हो गई, तीनों की तीनों व्यवस्थाएं कैसे क्या हो गई, फेल हो गई। इसने क्या कर दिया, कृषि को पूरी तरह चौपट कर दिया। अब देखो एक कंसेप्ट आता है धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, ये कंसेप्ट आता है। ये कंसेप्ट दिया दादा भाई नौरोजी ने। उनका ये था कहने का मतलब कि भारत का धन किस प्रकार से ब्रिटेन भेजा जा रहा है, ये उन्होंने इसमें बताया। उन्होंने इसमें बताया एक संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी और सहयोगियों द्वारा, कहां पर, लंदन में। उसी में इन्होंने क्या किया, एक पत्र प्रकाशित किया हुई संस्था के अंतर्गत मीटिंग में, जिस पत्र का नाम था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। एक संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की एक संस्था थी जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी और इनके अन्य सहयोगी ने की थी। कहां पर? लंदन में। इसका काम ये था कि लंदन के लोगों को बताना कि भारत में आपकी सरकार कैसे काम कर रही है, ये बताना। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग में इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया। ये पत्र प्रकाशित किया था 2 मई 1867 को। इसकी बैठक में क्या किया? 2 मई 1867 को एक पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र का नाम था, जो शीर्षक था, टाइटल था, जो शीर्षक यहाँ पर टाइटल था, क्या था? वो था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, अर्थात इंग्लैंड ऋणी है किसका? भारत का। ये, और इसमें इन्होंने बताया धन के निर्गमन की बात यहाँ पर की, भाई कैसे भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है। तो इन्होंने बताया किस प्रकार से। तो पहला यहाँ पर अगर देखी जाए तो जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे, जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी थे, इनको मिलने वाला वेतन, भत्ता, ये जो मिलता था, ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाता था? ब्रिटेन में जाता, क्योंकि इनका परिवार कहाँ था? ब्रिटेन में था। ये काम कहाँ करते थे? भारत में जो वेतन मिलता था वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। दूसरा, यहाँ पर जो खाद्यान्न था, वो खाद्यान्न भी कहाँ जा रहा था? जो उत्पादन था, वो उत्पादन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में। तीसरा, यहाँ पर जो भू राजस्व प्राप्त हो रहा था, वो भू राजस्व का प्रयोग कहाँ हो रहा था? यहाँ से माल खरीद कर भेजा रहा था, कहाँ पर? यहाँ से टैक्स कलेक्शन किया और फिर यहीं से उसी पैसे से माल खरीदा और माल कहाँ भेज दिया? ब्रिटेन में भेज दिया, क्यों? यूरोपीय मार्केट में बेचने के लिए। चौथा, क्या किया? भारत के ही पैसों से ऐसे अधिकारी, ऐसे भारत सचिव होता था, तो ब्रिटेन में बैठता था, जो भारत के मामलों को देखता था। भारत सचिव का वेतन भी यहाँ से दिया था, यानी भारत सचिव का जो वेतन था वो भारत से जाता था वेतन। तो एक माध्यम ये था पैसा जाने का। तो धन के बहिर्गमन में वेतन भत्ते, खाद्यान्न, भू राजस्व और जो यहाँ के संसाधन थे, जैसे यहाँ की दस्तकारी वस्तुएं, इन दस्तकारी वस्तुओं को भी कहाँ भेजा गया? यहाँ से ब्रिटेन भेजा गया, और ब्रिटेन के यूरोपीय मार्केट में क्या हुआ? उनको उच्च दामों पर बेचा गया। और यहाँ से जो कच्चा माल था, यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, वो भी यहाँ से भेजा गया ब्रिटेन में, और उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करके ब्रिटेन के उद्योग क्या हुए? फले फूले। तो ये था भारत का धन का बहिर्गमन, कि ये क्या हो रहा है? भारत का जो माल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? भारत के बाहर जा रहा है। जब यहाँ से कच्चा माल भेजा जाएगा तो भारत में कच्चे माल की कमी हो जाएगी। जब भारत में कच्चे माल की कमी होगी तो यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो कैसे होंगे? समाप्त हो जाएंगे। और जब उद्योग धंधे समाप्त हो जाएंगे तो ब्रिटेन से बनकर जो वस्तुएं आती थी, वो वस्तुएं भारत के मार्केट में उच्च दामों पर बिकती थी। तो हमारा ही कच्चा माल और हमारा ही पैसा और उसी से बना हुआ माल क्या होता था? हमारे ही देश में अधिक पैसों में बेचते थे। इससे क्या होता था? डबल हमें क्या होता था? नुकसान होता था। तो दादा भाई नौरोजी ने ये बताया कि इस प्रकार से क्या होता है? भारत के धन का निर्गमन होता है, या भारत का धन बाहर जा रहा है इन माध्यम से, ये बताया उन्होंने। तो दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले ये बात की 1867 में। इनकी अन्य को जो किताबें थी या जो अन्य टाइटल थे, उनके साथ इन्होंने क्या किया? इसकी बात की। जैसे एक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये थी। एक और इनकी जो थी किताब थी, वो थी द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, ये थी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये एक थी ऑन द कॉमर्स ऑन इंडिया, एक थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, एक और किताब ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की थी। ये 3-4 पूछी जाती है, इसकी थी दादा भाई नौरोजी की थी। और ये था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये टाइटल था। जब उन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इसको प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे भारत का धन बाहर जा रहा है। इसी
भारत के धन को इन आधार पर बाहर जाने को ही कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक व्यक्ति था जॉन सुलीमान, वो कहता है कि हमारी व्यवस्था कुछ इस एक स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा तट की उपजाऊ वस्तुओं को सोख लेती है और टेम्स नदी के तट पर क्या कर देती है, निचोड़ देती है। मतलब भारत की गंगा का जो तट है यहाँ से अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके क्या कर देती है, ब्रिटेन में भेज देती है, ब्रिटेन में सौंप देती है। तो इससे क्या हुआ था कि लगातार ड्रेन ऑफ वेल्थ चलता जा रहा था। इसके बाद महादेव गोविंद रनाडे एक और व्यक्ति आते हैं, ये दादा भाई नौरोजी के कंसेप्ट है सारे। इसके बाद आते हैं एम जी रनाडे। वो भी कहते हैं धन के बहिर्गमन की बात करते हैं। इसके बाद 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले बजट पर बोलती हुए ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताते हैं कि कैसे भारत का धन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। एक किताब है इंडिया टुडे, जिसके लेखक है रजनीकांत दत्त। इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली किताब लिखी। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली किताब किसने लिखी थी, तो वो थे रजनीकांत दत्त ने। रजनीकांत दत्त ने एक किताब लिखी, उन्होंने ये कहा, किताब जो थी आरसी दत्त जो थे, रजनीकांत दत्त, उन्होंने एक किताब लिखी, रजनीकांत ने रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने एक किताब लिखी थी, इन्होंने लिखी थी ये इंडिया टुडे तो इनकी ही किताब है, रजनीकांत दत्त की इंडिया टुडे इनकी ही किताब है। एक और व्यक्ति थे आरसी दत्त, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी पर एक किताब लिखी, या भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक किताब इन्होंने लिखी, ये तो इनकी ही है, इंडिया टुडे इनकी ही है। इन्होंने क्या किया, इंडिया टुडे में भारत में अंग्रेजी शासन की या उपनिवेशवाद के 3 चरणों को बताया है इसमें, कि पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है और तीसरा चरण क्या है, और इन चरणों का आधार बनाया है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को। उन्होंने रजनीकांत दत्त ने इंडिया टुडे में ये बताया है, और इसी आधार पर उपनिवेशवाद को पढ़ा जाता है। 3 प्रकार के जो थे। यहाँ पर जो आरसी दत्त हैं, इन्होंने धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव के रूप में दिखाया। यह क्या है, एक बहता हुआ घाव है जो रुक ही नहीं रहा है, और एक किताब लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब लिखी, अर्थात भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली किताब थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली किताब थी। इसमें भी बताया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ को, कि कैसे भारत का धन क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। तो 3 चीजें, पहली दादा भाई नौरोजी ने एक कंसेप्ट दिया सबसे पहले, 2 मई 1867 को दिया, और शीर्षक क्या था, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इनकी अन्य किताबें कौन थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये सब इसमें बताया कि भाई कैसे भारत का धन बाहर जा रहा है इन माध्यम से। यही बात गोखले ने की, यही बात एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने की। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, उन्होंने बताया कि भारत कैसे गरीब है। ये धन का बहिर्गमन को इन्होंने क्या कहा, बहता हुआ घाव कहा। तो एक थे रजनीकांत दत्त, इन्होंने इंडिया टुडे लिखी, और इसमें उपनिवेशवाद के चरण को बताया, कोई पहला चरण क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, इस टाइप से। तो पहला इन्होंने 1757 के बाद से बताया 1813 तक, फिर 1813 से लगभग 1860 तक बताया, और फिर बताया 1860 के बाद। 1860 के बाद ये 3 चरण बताए इन्होंने, और इसी आधार पर क्या होता है, उपनिवेशवाद को पढ़ा जाता है। आगे देखेंगे क्या है। ठीक, तो ये धन का बहिर्गमन था, कि कैसे धन का बहिर्गमन हो रहा है, किसने कंसेप्ट दिया था, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले दिया था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद होता है 57 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, और फिर उसके बाद होती है कांग्रेस की स्थापना। तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना, ये टॉपिक है हमारा अगला।